हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। आज हम बिजनेस स्टडी का टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि मैंने एक बिजनेस स्टडी में फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी। तो आज उसी क्रम में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ही है, उसमें उसका कंसेप्ट, उसका नेचर और सिग्निफिकेंस, क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं, तो आज हम उनको अभी देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस स्टडी है, और बिजनेस स्टडी में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कंसेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ये 3 टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हमें सक्सेस पानी है तो कुछ ना कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हमारे जीवन में भी होना चाहिए। इन्हीं जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना ही पड़ता है, नहीं तो हम अपने जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है पहले से, तो फिर जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ हम कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। और जिस चीज़ को मुझे पाना होता है, उसको पाने के लिए मुझे कुछ प्रिंसिपल्स बनाने ही होते हैं। चाहे वो, अगर हम कहें कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अगर एक टारगेट आपने रखा है कि भाई मुझे सीए बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए भी आपको प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी कई लोग आए जिन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स दिए, और जो वो प्रिंसिपल बने थे वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड थे। तो पहले हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो क्योंकि हम इस समय जो प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं वो मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ह्यूमन बीइंग पे एप्लीकेबल होते हैं, तो इसलिए वो उतने रिजिड नहीं होते, मतलब रिजिड होते ही नहीं है, फ्लेक्सिबल होते हैं, बल्कि कि जितने साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ए मैनेजरियल प्रिंसिपल इज ए ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी जैसे फ्योल ने दिए हैं या टेलर ने दिए हैं, तो वो सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं। और किस लिए हैं? कि मैनेजर डिसीजन ले सके और जो वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके बिहेवियर को समझ सके। तो हमें ये समझना है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेसिकली जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। ये प्रिंसिपल प्योर साइंस से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये देखिए, मैंने एक छोटा सा तरीका आपके सामने रखा है कि जो प्योर साइंस होती है, प्रिंसिपल्स आर रिजिड एंड दे आर एप्लीकेबल इन द होल वर्ल्ड इन द सेम मैनर एंड प्रोड्यूस सेम रिजल्ट यूनिवर्सली। तो जो प्योर साइंस, मतलब कि जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है कि उनमें चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे बने, जैसे एक्सपेरिमेंट के बेस पर कोई प्रिंसिपल बन गया तो वो फिर फिक्स हो जाता है, और वो फिर पूरे वर्ल्ड पर एप्लीकेबल होता है। वहाँ पर रीजन का, कंट्री का कोई इफेक्ट नहीं होता, और वो सेम रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है यूनिवर्सली। जबकि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ये रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। इनको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। अब एक इंसान को हैंडल करने के भी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं है। हमें देखना है कि वो सिचुएशन क्या है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें उन प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करना है। तो ये सिर्फ हमें जनरल गाइडलाइंस दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, बट आपको जज करना है कि जो आपकी कंडीशंस हैं उसमें
हम उस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग हमारी है, उस डिसीजन मेकिंग में ये गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और बिहेवियर भी हमें ही जज करना है। ऐसे ही अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करें तो ये टेक्निक से अलग है। ठीक है, टेक्निक एक अलग चीज होती है और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं। तो टेक्निक क्या होती है? टेक्निक आर प्रोसीजर और मेथड which involve a series of steps to be taken to accomplish desired goals। तो ये टेक्निक जो होती है एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है, मतलब कि एक पूरा तरीका होता है जिसके थ्रू मैं गोल को अचीव करता हूँ। सीरीज ऑफ स्टेप हैं, स्टेप सीरीज में हैं और उनको हमको पूरा करना होता है, दैट इज कॉल्ड टेक्निक। तो टेक्निक का मतलब होता है एक प्रोसीजर, एक मेथड जिसको हम एक डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए सीरीजली परफॉर्म करते हैं। जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन एंड एक्शन व्हाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक। तो जो ये टेक्निक जिनको हम मेथड प्रोसीजर जिसको हम अपना रहे हैं, इसको अपनाते समय क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम डिसीजन ले सकें और सही डिसीजन ले सकें, काम कर सकें, वो क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल्स। तो टेक्निक को अप्लाई कराने के लिए जो डिसीजन हमने लिए उन गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए प्रिंसिपल्स की, वो कहलाते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ऐसे ही अब बात हम करें तो ये वैल्यूज से भी अलग है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वैल्यूज से भी अलग है। वैल्यूज का मतलब नैतिकता होती है। तो वो हमें क्या बताती है कि वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल। मतलब वैल्यूज हम ये कहते हैं कि ये होना चाहिए ऐसा, ठीक है, जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि हमारा सोशल जो दायरा होता है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और ये हम चाहते हैं कि ऐसा हो। ठीक है, जैसे झूठ नहीं बोलो, ठीक है, मिलावट करके ना बेचो, ठीक है, धोखे धड़ी ना करो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वैल्यूज सिखाती हैं। तो दे हैव मोरल कॉनोटेशन। ठीक है, उन पर मतलब मॉरली कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो। अब पर आप सब जानते हैं कि वैल्यूज को हम बाउंड कर कर परफॉर्म नहीं करा सकते, सिर्फ हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी फॉर्म थ्रू कॉमन प्रैक्टिस। बनी कैसे वैल्यू? कॉमन प्रैक्टिस देखी, चाहे वो बुजुर्गों की हो, जिसकी मतलब जिन लोगों ने भी कहा कि हम, अब जैसे हम भी सुनते हैं, हम आगे अपने बच्चों तक भी उसको ट्रांसफ़र करते हैं कि झूठ नहीं बोलो, ठीक है, और सुबह उठना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। तो ये सब वैल्यूज़ बनी, बनी कैसे? कॉमन प्रैक्टिस में आई चीज़ें, ठीक है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को सही करने के लिए वैल्यूज़ बनाई गई। तो ये जनरल रूल्स हैं जिनको हम कॉमन प्रैक्टिस के थ्रू बनाए थे और उनको अब हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेसिक ट्रुथ और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। ये बिहेवियर को समझने के लिए कुछ ट्रुथ हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं रिसर्च से बनते हैं, एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। ठीक है, तो वो रिसर्च की गई है और उसके बेस पर ये बोला गया है कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आप डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। बट यूज़ करना है वही सिचुएशन के अकॉर्डिंग और जो इंसान आपके सामने है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो प्रिंसिपल आर बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च। रिसर्च की गई, बार बार उसको देखा गया कि जो सबॉर्डिनेट हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, और जब एक चीज़ फिक्स हो गई कि ये इस चीज़ में ऐसे रिएक्ट करते हैं तो फिर हमने उसको प्रिंसिपल बना दिया। और क्योंकि ये तो वैल्यूज़ के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं होता, इनका स्थान वो वर्क सिचुएशन का मतलब है एक जगह जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। तो ये टेक्निकल हो गया एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च हुई, यहाँ पर कोई रिसर्च नहीं है, कॉमन प्रैक्टिस से बने हैं, तो इसलिए वैल्यूज़ से भी डिफरेंस है। तो ये ही हमारा प्रिंसिपल का कंसेप्ट कहलाता है। ये अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अबाउट ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग
ये रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, दे आर डील विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो ये प्रैक्टिस टेक्निक को प्रैक्टिसिंग टेक्निक के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस होती हैं, रिसर्च के थ्रू बनते हैं, टेक्निकल इन नेचर होते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कंसेप्ट को। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मतलब नेचर का मतलब होता है किसी भी जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्वालिटीज की। तो नेचर हमें यही बताता है, बाय नेचर इज मीन्ड क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीथिंग। तो जब कोई हमसे नेचर पूछता है दैट्स मीन्स वो हमसे पूछना चाहता है कि क्या क्वालिटीज हैं और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो नेचर ऑफ किसका पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्वालिटीज हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका क्या यूज है बिजनेस में, ये पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल आर जनरल प्रोपोजिशन विच आर एप्लीकेबल व्हेन सर्टेन कंडीशन आर प्रेजेंट। तो ये सिर्फ प्रिंसिपल क्या है, एक जनरल प्रोपोजिशन है कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं अगर आपके सामने ये कंडीशन आती है। हाँ, आपको उसको मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंगली करना है, इसीलिए उनको फ्लेक्सिबल कहा गया है। ठीक है, तो एक कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं वो हमें प्रिंसिपल बताते हैं। They have been developed on the basis of observation and experimentation as well as personal experiences of the manager। तो जिन्होंने भी इनको बनाया वो डेवलप ऐसे ही नहीं हो गया कि सिर्फ उन्होंने बोल दिया और वो बन गया। पहले उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट पर, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन किया कि इस सिचुएशन में अगर हम इस तरीके से काम करें तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो जब ऑब्जर्वेशन हो गई और एक्सपेरिमेंट हो गया और उसके बाद फिर उन्होंने जो पर्सनली फील किया उसके बेस पर उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को बनाया, और इसीलिए वो आज हमारे सामने एक जनरल गाइडलाइंस के रूप में प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल बनने से पहले ऑब्जर्वेशन भी हुई है, एक्सपेरिमेंटेशन भी हुआ है और मैनेजर का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल और गाइडलाइंस वो पढ़ चुके हैं कि काम करने के लिए ये गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करते हैं। दे डिनोट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये भी इसके नेचर का ही एक पार्ट है कि पहले कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, जब उसका कोई इफेक्ट पड़ा होगा और उसके बेस पर प्रिंसिपल बने होंगे। ठीक है, बिना कारण हम कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन नहीं करें। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमारे सामने रखते हैं। अब इन क्वालिटीज के बेस पर जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ी, हम नेचर को इस तरीके से पॉइंट वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉइंट वाइज पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, पूरे भारत में या पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया और भारत तो एक ही हो गया, तो आप इनको यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। तो बने तो किसी एक देश में है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में है, बट क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है इसीलिए हम इनको यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसीलिए बनाए गए थे कि ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे, हर देश के अंदर, ठीक है, हर साइज पर इनको हम अप्लाई कर सकें। business as well as non-business, small as well as large, public sector as well as private sector, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर। मतलब किसी भी टाइप का बिजनेस हो, कहीं भी किया जा रहा हो, उसका साइज कोई भी हो, उसका मतलब कि गवर्नमेंट ओन है या प्राइवेट है वो हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, कोई सर्विस हो, सब पर इनकी एप्लीकेबिलिटी है। तो पहला जो इसकी क्वालिटी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी है। नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल जो है वो जनरल गाइडलाइंस है। तो ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं, जब से हमने अभी ये टॉपिक शुरू किया है, कि ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है। ये आपको सिर्फ दिशा निर्देश दे रहे हैं, आपको एक दिशा दिखा रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं।
तो इसीलिए सिर्फ इनको जनरल गाइडलाइंस कहा गया है कि हम किस तरीके से काम करें, ये सिर्फ हमें ये बताते हैं। फ्लेक्सिबल है, ह्यूमन बिहेवियर पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, और तो डिसीजन मेकिंग मैनेजर को लेनी है कि वो इसको किस तरीके से अप्लाई करे, बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड और straight jacket solution to all managerial problem as the business environment is ever changing and dynamic। आपको पूरी तरह से ये नहीं बता रहे कि इस सिचुएशन का यही एक हल है, तो कहीं से भी रिजिड नहीं हुए हैं, ठीक है। वो रेडीमेड आपको नहीं दे रहे कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये आपको नहीं बता रहे। ये कह रहे हैं कि आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके जो बिहेवियरल सबॉर्डिनेट है उनका क्या रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इनको अप्लाई करना है। तो ये सिर्फ गाइडलाइंस हमें दे रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता ही रहता है, डायनेमिक है। चेंज और डायनेमिक का मतलब यही होता है कि कोई फिक्स नहीं है, तो जब फिक्स नहीं है तो फिर हम अपने प्रिंसिपल को भी फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, थर्ड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट है कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये आपने अभी पढ़ा कि इनको बनाने से पहले प्रैक्टिस भी की गई है और एक्सपेरिमेंट भी किया है, ऑब्जर्वेशन हुई है, फिर वो एक रिजल्ट पर पहुंचे हैं और फिर उस रिजल्ट को प्रिंसिपल के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स एंड एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। हमने पढ़ा ही है, बता ही दिया मैंने आपको। फ्लेक्सिबल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर हम इनको अप्लाई करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रेस्क्रिप्शन। तो फिक्स नहीं है कि आपको यही एक इलाज है जैसा साइंस में होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, पूरी तरह से इनको उसी वे में लागू करना कोई जरूरी नहीं है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन मॉडिफाई बाय मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। तो मैनेजर को अगर लगता है तो वो उनमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। दे गिव द मैनेजर इनफ डिस्क्रिएशन टू डू सो। उनको इतनी पावर है कि वो उस काम को उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेनली बिहेवियरल। तो क्योंकि ये बिहेवियर पर बने हुए हैं, इंसानों के बिहेवियर पर बने हुए हैं, सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस करना है। तो क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। तो इसीलिए क्योंकि इनको इन्फ्लुएंस किसको करना है, ह्यूमन बिहेवियर को, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनसे अपने अकॉर्डिंगली काम करवा पाए। तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंगली कैसे बनाएं, यही इन प्रिंसिपल्स का काम होता है। इसी दिशा में ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। सिक्स्थ आता है कॉन्टीजेंट। तो कॉन्टीजेंट का मतलब होता है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से एप्लीकेबल होते हैं, तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। The application of principle of management is contingent or dependent upon the prevailing situation at a particular point of time। देखो एक ही सिचुएशन एक समय पर अलग तरीके से हैंडल की जाएगी और वही सिचुएशन दूसरे समय पर अलग तरीके से हैंडल की जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको इंक्रीमेंट मिले, ठीक है। तो अब इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन है तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए प्रिंसिपल्स फ्योल ने भी दिए हैं, औरों ने भी दिए हैं कि इक्वलिटी हो, जस्टिफिकेशन हो, ठीक है। तो वो सिर्फ इसीलिए कहा है कि जिससे एम्प्लॉय नाराज ना हो, ठीक है, और एम्प्लॉय हम अपना 100% दे सके। पर हर सिचुएशन में सिर्फ इंक्रीमेंट देकर हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकते काम करने के लिए। तो प्रिंसिपल जितने भी बनाए मैनेजमेंट ने वो कॉन्टीजेंट बनाए। वो देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर टाइम
उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किस वे में हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये एक समय पर, एक निश्चित समय पर और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंगली हम इनको अप्लाई करते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है और उस समय वो टाइम कैसा है, सो दैट उस प्रिंसिपल को उसके अकॉर्डिंगली हम अप्लाई करें। तो मेन यही काम है। प्रिंसिपल जो बने हैं उनकी जो मेन क्वालिटी यही है कि वो जनरल गाइडलाइंस के रूप में हमारे सामने है कि हम इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, इस तरीके से एक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है तो किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस किया जाए सो दैट हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सके। नेक्स्ट है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये अभी हम पढ़ रहे थे कि हर चीज का एक कारण हुआ। भाई कोई भी अगर प्रॉब्लम आई किसी के सामने भी, जैसे स्ट्राइक हो गई, ठीक है, तो स्ट्राइक का कारण क्या है? कई स्ट्राइक का कारण अलग अलग हो सकते हैं। कई कह रहे हैं सेफ्टी चाहिए एम्प्लॉयज को, तो वहां पर कारण क्या हुआ? सेफ्टी। ठीक है, अब तो सेफ्टी कैसे दी जाए उसको देखना है, तो इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो जब हम उनके सेफ्टी की सेटिस्फेक्शन उन एम्प्लॉयज की सबॉर्डिनेट की कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए? हारमोनियस। ठीक है, हारमोनियस रिलेशन बनाने हैं, कोऑपरेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन लाना है, तो फिर हमें उस स्ट्राइक की जो कंडीशंस है उसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है जिसको हमको समझना है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation in a large of cases। मान लिया आगे का एक समय हमें पता चल गया कि स्ट्राइक हुई थी, कारण ये था, और इस तरीके से हमने उसको टैकल किया और हम सक्सेसफुली एम्प्लॉयज को मना पाए। तो आगे कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है या इंक्रीमेंट वाली सिचुएशन आती है, तो कोई भी सिचुएशन एक आए, तो हमने कॉज एंड इफेक्ट को देखा और उसके अकॉर्डिंगली उस प्रिंसिपल को आगे भविष्य में जो केसेस हमारे सामने आएंगे ऐसे उन पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल। तो ये थे इसके नेचर। नेचर की जितनी क्वालिटीज थी वो ये थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा सिर्फ सिग्निफिकेंस बचा, जिसको हम इम्पोर्टेंस कहते हैं। तो अब हम उसको पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्यों हमारे लिए जरूरी है इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि जितने भी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं ये मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। क्योंकि जिन्होंने बनाया है उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेस पर बना। तो ये हमें बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, रियलिटी थी ना, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करें तो हम उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। The principle of management provide the manager with useful insight into the real world situation. Adherence to these principles will add to their knowledge। देखो अगर इनको इनका पता हो कि हमें ऐसे हम काम करेंगे, ठीक है, हम यूनिटी ऑफ कमांड लाएंगे, ठीक है, हम यूनिटी ऑफ एक्शन लाएंगे, तो अगर इनकी नॉलेज हमें होगी तो ये हमारी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने में मदद डेफिनेटली करेंगे। हमारी एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं मैनेजरियल सिचुएशन के प्रति और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। तो ये मैनेजर को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो इनकी इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदा है इसका, वो ये है कि हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बने ही प्रिंसिपल इसलिए हैं कि आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा सकें जो मैनेजर हैं, सो दैट वो डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्ट कर सकें। ठीक है, इक्वालिटी ला सके, यूनिटी ऑफ कमांड ला सके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ला सके, हारमनी होनी चाहिए। जिन्होंने भी जो भी प्रिंसिपल दिए उनका बेसिक पर्पस यही था कि जो रिसोर्सेस हैं आप लोग उनका सबसे अच्छा उपयोग करो, सबॉर्डिनेट अपना मैक्सिमम दे और ऑर्गेनाइजेशन उनको मैक्सिमम के बदले में मैक्सिमम रिवॉर्ड दे। ठीक है, तो रिसोर्सेस बोथ ह्यूमन और मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड। ये हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उनका हमें सबसे अच्छा उपयोग करना है।
तो प्रिंसिपल्स इक्विप द मैनेजर टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अभी हमने पढ़ा। नेचर बताता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसके बेस पर वो प्रिंसिपल बने हैं। तो डिसीजन जब वो लेंगे तो वो उस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ध्यान में रखेंगे एंड एक्शन को, जिससे उनको ट्रायल और एरर अप्रोच को अपनाना नहीं पड़ेगा कि ट्राई करते हैं इससे समाधान हो जाए, ट्राई करते हैं इससे समाधान हो जाए। तो बार बार उनको ट्रायल और एरर मेथड को फॉलो नहीं करना। उनके पास कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पर प्रिंसिपल जो डेवलप हैं वो उनके सामने है। तो अगर हम उनका यूज करेंगे तो ट्रायल एंड एरर में जो भी वेस्टेज होनी थी, अब चाहे वो ह्यूमन बींग्स की होनी हो या मटेरियल की हो, वो नहीं हो। तो हम अपनी रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आया साइंटिफिक डिसीजन। तो ये आपने पढ़ा है कि प्रिंसिपल जो हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन पर बने हैं, ऑब्जर्वेशन पर बने हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी डिसीजन इनसे निकल रहा है वो साइंटिफिकली है, रूल ऑफ थंब अब अप्लाई नहीं कर रहे कि पहले वालों ने ये किया था तो हम भी यही करेंगे, ठीक है। तो डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट होनी चाहिए, थॉटफुल होनी चाहिए और जस्टिफिकेबल होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस, जिस काम के लिए हम उसको लगा रहे हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। तो ये उसी थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि फैक्ट के ऊपर बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड हैं। दे इम्फेसाइज लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ। ये कह रहे हैं कि तुम किसी पर मतलब आपको वैसे ही विश्वास नहीं कर लेना, लॉजिक होना चाहिए। जो वो बोल रहे हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं आपको लॉजिक मिलेंगे जब आप उन प्रिंसिपल को पढ़ोगे आगे, तो आपको उनके बेस में एक लॉजिक मिलेगा, ठीक है। तो उसके बेस पर ही उन प्रिंसिपल को डेवलप किया है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। और आपको फ्लेक्सिबिलिटी पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इनको अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। तो ये साइंटिफिक डिसीजन लेने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। तो अभी आप पढ़ ही रहे थे कि कॉज एंड इफेक्ट है, डायनेमिक है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली उस एनवायरनमेंट चेंज को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल बनाया गया है। तो जैसा एनवायरनमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करें। कस्टमर को अब एक उसका टेस्ट चेंज हो गया, अब वो उस टेस्ट जहाँ पर था वो अब वो उस तरीके से उस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहता, वो चाहता है कि उसमें ये इम्प्रूवमेंट हो। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, वो हमारे हाथ में है नहीं। तो हमें सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना है। ऑल्दो प्रिंसिपल आर in the nature of general guidelines, but they are modified and as such help manager to meet changing requirement of the environment। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये फ्लेक्सिबल है, गाइडलाइंस जरूर हैं पर ये मॉडिफाई की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट टू डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, ये मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूँ कि फ्लेक्सिबल हैं, इस वजह से हम उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करने में हमारी मदद करता है। जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि एक ऑब्जेक्टिव हमारा सोशल भी होता है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में भी हमारी मदद करते हैं। Principle of management not only help in achieving organizational goal but also guide manager in performing social responsibility। तो आप लोग जब ये पढ़ेंगे, चाहे फ्योल के हों चाहे टेलर के हो, तो हम पढ़ेंगे कि इक्विटी है कि सबको बराबर समझा जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके बीच में। फेयर, फेयर का मतलब सही रेम्यूनरेशन दे, जैसा उसने काम किया उसके अकॉर्डिंगली उसको रेम्यूनरेशन दे। तो ये प्रिंसिपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो भी बने हैं वो इसलिए बने हैं जिससे हम जो सबॉर्डिनेट हैं, जो मैनेजर हैं, उनको ट्रेन कर सकें
उनको एजुकेट कर सके और रिसर्च भी की जा सके नई, इसीलिए वो फ्लेक्सिबल है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरिया इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर्स शुड बी ट्रेंड। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारी मदद कर रहे हैं कि जो वर्तमान के मैनेजर हैं और भविष्य के जो मैनेजर हैं, जिसको हम MBA BBA ये कराएंगे, उनको क्या चीज दें, किस तरीके से उनके सामने उन प्रिंसिपल को प्रेजेंट करें। दे आल्सो प्रोवाइड द बेसिक फॉर फ्यूचर रिसर्च, तो रिसर्च करने में भी ये हमारी मदद करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं हेल्पफुल हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है मैनेजमेंट की, BBA MBA एंड ऑल दैट कोर्सेस, एजुकेशन देने में और उसके बाद रिसर्च करने में कि क्या बिहेवियरल चेंज आया है लोगों में और उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रिंसिपल में क्या मॉडिफिकेशन करनी है। तो रिसर्च करने में भी ये हमारी मदद करते हैं। तो अब इसके बेस पर हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि दीज प्रिंसिपल अनेबल refinement of management practice as well as by facilitating the development of new management technique। तो ये मैनेजमेंट को कैसे हम रिफाइन करें, उसको नया शुद्ध कैसे करें, मॉडिफाई करें, कैसे करें, उसको करने में हमारी मदद करते हैं। नई टेक्निक को खोजने में मदद करते हैं कि क्या नई टेक्निक अपनाई जाए, कैसे प्रिंसिपल को अब की सिचुएशन में अप्लाई किया जाए सो दैट हम डिजायर इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट में ला सकें। तो in conclusion it can be said that principle of management will help us to appreciate their applicability in real life situation। तो जो वास्तविक जीवन में हमारे सामने एक सिचुएशन आएगी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें उसको फेस करने के ऑप्शंस या गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप इन प्रिंसिपल को फॉलो कर कर, डिपेंड करेगा कि उस समय की सिचुएशन कैसी है और जो बिहेवियर जो ह्यूमन है सबऑर्डिनेट है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं किसी भी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनने में, ये ही हमने यहाँ पर सीखा। प्रिंसिपल्स के मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप भी इसीलिए किया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम इजीली अचीव कर सकें। तो टॉपिक अभी हमें यही बता रहा था और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आज कंसेप्ट को, नेचर को और सिग्निफिकेंस को समझा और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब इन 3 टॉपिक पर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली बता सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं।